हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पैरिन गर्ल चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हम बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर रहे हैं 2021 का, जिसके अंदर अभी तक हमने 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 9th पार्ट है। एंड इस 9th पार्ट के अंदर में हम पढ़ेंगे सरफासी एक्ट 2002। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरफासी एक्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बैंकिंग अवेयरनेस वाले सेक्शन में। फ्रेंड्स, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर सेशन। तो आज के सेशन में दिया हुआ है सरफासी एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म होते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अब ये जो एक्ट है सरफासी एक्ट, ये हमारा आया था कब? 17 दिसंबर 2002 को ये हमारा एक्ट जो है ये आया था। ओके फ्रेंड्स, अब एक्चुअली इस एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों लाया गया, क्या रीज़न है, क्यों सब कुछ किया गया, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कब आया था। इट केम इनटू फोर्स आफ्टर नरसिम्हा कमिटी फर्स्ट एंड सेकंड एंड अदर रीजनल कमिटी made suggestion in order to form new legislation for securitization and empowering banks and financial institutions to gain possession of the securities and to sell them without any intervention of the court। सिंपल भाषा में कहा जाए कि जब कभी बैंक से कोई भी बैंक है वो अनेबल होता है कि किसी भी अपने कस्टमर या किसी भी जो ऐसा कस्टमर है जो कि उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो किस तरीके से उससे वो जो अमाउंट है वो निकाले ताकि उसका वो फ़ायदा हो। तो उसके लिए हमारी सरफासी एक्ट बनाया गया था। तो जब हमारी नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट और सेकंड हुई थी और अदर रीजनल कमेटी बनी थी, उसके बाद हमारा ये एक्ट जो है ये बना था। तो जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बैंक्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी या फिर उनको एम्पावर किया जाएगा कि ताकि वो जो भी उनको असेट बनाना है अपना, और वो जो लॉस में जा रहे हैं उसको वो क्या कर सके, रिबिल्ड कर सकें। और इसीलिए बिना किसी बैंक के इंटरवेंशन के हम इन सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकेंगे, गेन कर सकेंगे। ओके, तो पहले क्या होता था कि अगर किसी कस्टमर ने या किसी बोरोवर ने बैंक से कुछ भी अमाउंट लिया है और उसको वो रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट में काउंट कर देते थे। तो बैंक के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जाके किसी भी बोरोवर से फोर्सफुली कहे कि हमारे को हमारा अमाउंट जो हमने लोन की फॉर्म में आपको दिया था वो हमें वापस कर दो। तो उसमें पहले जो है हमारे कोर्ट इंटरफेयर करते थे। बट इस एक्ट को बनाने से ये बेनिफिट हुआ कि बैंक अपनी सारी भी प्रॉब्लम जो है वो खुद हैंडल कर लेता था। तो उसके लिए कुछ कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ कुछ गाइडलाइंस दी गई, वो हम इसमें देखेंगे। तो हमारे सफासी एक्ट का जो पहला पॉइंट था वो था असेट रिकंस्ट्रक्शन। द एक्ट यूजेस द टर्म असेट रिकंस्ट्रक्शन। असेट को रिकंस्ट्रक्ट करना यानी कि दोबारा से बनाना। फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in any financial assistance by any securitization company or reconstruction company for the purpose of realization of such financial assistance। यानी कि मान लो बैंक ने किसी भी, फॉर एग्जांपल बैंक है ये और ये है बोरोवर, ये जाता है, ये बैंक से बोलता है कि तुम हमको क्या दे दो, लोन दे दो। तो बैंक ने बोला ठीक है, हम आपको लोन तो दे देंगे बट हम तुमको किसी बेसिस पे लोन देंगे, तो या तो आप हमें किसी चीज़ की सिक्योरिटी या कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि वो हमारे फ़ायदे में रहे, हम आपको उस बेसिस पे लोन देंगे। तो बोरोवर क्या करता है, वो अपनी असेट या फिर कोई भी सिक्योरिटी जो है वो बैंक को रखवा देता है अपने पास गिरवी। तो बैंक जब उसे गिरवी रखवा देता है तो उससे बैंक को ये फ़ायदा रहता है कि वो जो बोरोवर है वो उसको लोन पे करता रहेगा, क्योंकि अगर उसने वो लोन नहीं पे किया तो वो उसकी जो सिक्योरिटी है उसको सेल कर सकता है, उसको अपने अंडर में सीज कर सकता है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन ये हुआ कि ये इस चीज़ से असेट रिकंस्ट्रक्शन पता चलता है कि असेट को दोबारा से बनाना। असेट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो रीसेलिंग ऑफ एनपीए क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल कि बोरोवर ने बैंक से लोन तो ले लिया कुछ टाइम के लिए, मान लो 2 to 3 मंथ तक
7-8 मंथ्स तक बोरोवर ने अच्छे से लोन का ईएमआई जो है वो पेमेंट करता रहा, बट आफ्टर सम मंथ मतलब 8 मंथ्स उसने नहीं पे किया है उसको क्या, लोन का ईएमआई। तो बैंक जो है वो फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ सोचता है कि चलो ठीक है हम नहीं कंसिडर करते, बट आफ्टर 2 मंथ्स वो उसको डिफॉल्ट में अकाउंट में काउंट करने लग जाता है। फिर बैंक बोरोवर को वार्निंग भेजता है कि आप अपना जो लोन का पेमेंट है वो करिए। बोरोवर बोलता है आई कांट बी एबल टू पे, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब बैंक क्या करता है कि उसके पास जाता है और बोलता है कि आप हमको लोन का पेमेंट कीजिए, बट लोन का पेमेंट बोरोवर करने से मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है बैंक उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता। जिस भी चीज़ को उसने मॉर्टेज पे रखा है उसको वो ज़बरदस्ती उससे नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि बैंक एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी बोरोवर के साथ में मिसबिहेव करता है बैंक, तो उससे बैंक की इमेज बेकार हो सकती है, इसीलिए बैंक उसको फोर्स नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बैंक उस अकाउंट को, उस बोरोवर के अकाउंट को किस में काउंट कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में। ओके फ्रेंड्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको जाके चेक कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग असेट एक्चुअली क्या होते हैं, तो आपको ये समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो फिर उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट में कंसिडर कर देता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि बैंक के पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, वो कहता है कि हम आपको आपके एनपीए को पीए में बनाएंगे, इनकी परफॉर्मिंग असेट में बनाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट में। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसका नाम दिया गया। ओके, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है, ARCIL, ये कंपनी आती है, ये बोलती है कि हम आपके, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन आके बोलती है हम आपके नॉन परफॉर्मिंग असेट को परफॉर्मिंग असेट के अंदर में कन्वर्ट करके देंगे। ओके, तो ये हो गया रीसेलिंग एनपीए। तो बैंक बेच सकता है उसके एनपीए को, बट वो नहीं बेचता है, ठीक है, क्योंकि उसके बेचने के लिए क्या आती है, एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो बैंक जो है वो हमारा क्या करता है, एनपीए को सेल कर देता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। जब असेट रिकंस्ट्रक्शन कहती है कि हम आपके एनपीए को पीए में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बोलता है ठीक है, बट हाउ कैन वी ट्रस्ट कि आप फिर नहीं हमारे साथ फ्रॉड करेंगे। तो हमारी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहती है, ARC कहती है कि हम आपको कुछ शेयर्स देंगे ताकि आपको लगेगा कि हाँ हम ट्रस्ट वर्दी है। तो बैंक सोचता है कि इंस्टेड ऑफ उसको वो हमारा एनपीए में जा रहा है, कुछ नहीं आएगा, उससे बेटर है यहाँ से कुछ हमें वो तो मिलेगा कि शेयर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उसको सेल करने से पहले बैंक क्या करता है कि वो मेंटेन करके, मतलब बैंक कैन सेल एनपीए फ्रॉम इट्स बुक टू असेट रिकंस्ट्रक्शन सच ओनली इफ इट हैज रिमेन एनपीए फॉर एटलीस्ट 2 years। वो उसको सेल तो कर देता है, लेकिन उसको सेल एक ही कंडीशन पे करता है, जब हमारा कोई पर्टिकुलर अकाउंट है वो एटलीस्ट 2 years तक, यानी कि मिनिमम 2 साल तक वो क्या रहता है, एनपीए रहता है, उसी अकाउंट को वो ARC को दे देता है। ओके, and these sales are only on cash basis, and purchasing bank or company would have to keep the accounts for at least 15 months before it sell to other bank। यानी कि जो भी कंपनी या फिर जो भी बैंक उसको परचेज करेगा, वो उस अकाउंट को कम से कम 15 महीने तक रखेगा अपने पास किसी और बैंक को बेचने के लिए। मतलब इससे पहले किसी और बैंक को बेचे, मान लो कि वो बोरोवर के पास जाएगा कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए, वरना हम आपको आपकी जो भी सिक्योरिटी है उसको हम सीज कर देंगे। बट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो क्या करती है कि वो बोलती है कि ठीक है, आप कर दीजिए पेमेंट। तो बोरोवर कहता है हम नहीं करेंगे। उसे लगा जैसे बैंक चुपचाप चला गया, वैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी चल जाएगी। बस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो जाती नहीं है, वो उसको क्या कर देती है, सीज कर देती है। तो उसको वो उसके पास इतना रहता है कि हाँ जब उसने सीज कर दिया तो वो उसके पास ही रहेगा। और वो जो बैंक अकाउंट उसको सेल किया है, उस एनपीए को जो बैंक ने दिया है, वो कम से कम उसको रखना पड़ेगा ARC को अपने पास 15 महीने तक, किसी और को बेचने से पहले उसको अपने पास 15 महीने तक रखना पड़ेगा। जब हमारा एनपीए एक बार परचेज कर लिया जाता है,
तो उसको हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड किया जाता है अंडर स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। यानी कि कोई भी एनपीए मतलब खरीदने से पहले उसको हम एक स्टैंडर्ड पीरियड तक रखते हैं, जो कि होता है हमारा 90 डेज। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होता है वो क्या होता है, ये एक एपलेट अथॉरिटी होती है फॉर अपील्स, अपील करने के लिए। यानी कि किसी को कोई शिकायत हो तो उसके लिए आप इस अथॉरिटी के पास जाके आप अपील कर सकते हैं, जो कि फाइल की जाती है अगेंस्ट द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 13। मान लो कि किसी को अपने डेट रिकवर करने हैं, तो उसके लिए एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है, जहाँ पे जाके आप अपनी अपील डाल सकते हैं कि हमको अपने डेट रिकवर करने हैं अगेंस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, तो ये किसके अंडर आता है, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस सरफासी एक्ट 2002 के। ओके, अब आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि कोई भी पर्सन है वो अग्री नहीं है, जो भी हमारा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन दिया उससे वो अग्री नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो वो जाके क्या कर सकता है, किसी जो हायर अपीलेट ट्रिब्यूनल है उससे ऊपर वाले लेवल का जो है वहाँ पे जाके वो अपील कर सकता है। ओके, कम से कम विदिन 30 डेज के अंदर अंदर ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। तो जो बोरोवर है वो क्या करेगा, उसको जितनी भी अमाउंट जिस अमाउंट के अगेंस्ट वो क्लेम कर रही है सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके लिए उसको कम से कम 50% जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। किसको, अपीलेट ट्रिब्यूनल को, हायर अपीलेट ट्रिब्यूनल को पे करना पड़ेगा उसका जितनी अमाउंट वो सिक्योर्ड क्रेडिटर क्लेम कर रहा है उस बोरोवर के अगेंस्ट, उसका उसे 50% जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करने पड़ेगा अपील फाइल करने से पहले। हायर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने से पहले उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो भी जिसके जितनी भी अमाउंट के लिए उसके अगेंस्ट क्लेम किया हुआ है, जितना क्लेम किया हुआ है, मान लो 10,000 रुपये, तो उसका 50% जो है वो उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा बोरोवर को अपील फाइल करने से पहले। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, यानी कि जो हायर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो क्या करता है, जो डिपॉजिट रिक्वायरमेंट होती है उसको रिड्यूस कर देता है, कितना, 25, जितनी अमाउंट उसको उसके अगेंस्ट उसके लिए अगेंस्ट क्लेम की गई है उसको रिड्यूस कर देता है, कितना, 25%। ओके, आफ्टर रिकॉर्डिंग फॉर सच अ कंसेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल का। फिर आता है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारा कोई भी क्या होता था कि जब बैंक को कोई भी एनपीए जाता, कुछ भी एनपीए होता था या कुछ बोरोवर नहीं दे रहा है उसके लोन को, तो बैंक जो होता था उसमें हमारा इंटरफेरेंस होता था, किसका, कोर्ट का। ओके, यानी कि द नॉर्मल कॉज कोर्ट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल प्रॉपर्टी एंड रियलाइजेशन ऑफ मनी ड्यू फॉर्म अ डिफॉल्ट। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था, बोरोवर नहीं पे कर पा रहा है तो वो डिफॉल्टर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जब वो डिफॉल्टर में कंसीडर किया जाएगा तो अब क्या कर रहे हैं कि बैंक को तो अपना अमाउंट जितना उसने लोन दिया है वो अमाउंट तो उसको चाहिए ही कहीं ना कहीं से, वो तो वरना लॉस में चला जाएगा। तो जब बैंक को उसको रीजनरेट करना है, असेट बनाना है, तो वो क्या करेगा, जो उसने सिक्योरिटी रखी है उसको वो सेल करेगा या फिर सीज करेगा। तो इसके लिए उसको सेल करने के लिए या सीज करने के लिए कोर्ट इंटरफेयर करता था पहले। फिर सरफासी एक्ट आया। सरफासी एक्ट हैज मेड प्रोविजंस फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू टेक पोसेशन ऑफ सिक्योरिटी गिवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सेल द सेम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। यानी कि सरफासी एक्ट ने एक प्रोविजन बनाया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, पोसेशन ले सकते हैं जो भी आपने सिक्योरिटीज ली है लोन इशू कराने के, मतलब लोन की जिस बेसिस पे आपने, जिस सिक्योरिटी के बेसिस पे आपने लोन दिया है उसके लिए आप उनको सीज कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, ताकि आप अपने असेट बना सकें, आप एनपीए को पीए में बना सके। ओके, फिर आता है कि अब आता है ये प्रोसेस होता कैसे है। इसके अंदर क्या होता है, बोरोवर जो होता है मेक्स एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट एंड हिज अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए। जैसे मैंने पहले अभी एग्जांपल दिया था आपको, एक बैंक है, ये हमारा बैंक और ये रहा हमारा बोरोवर। बोरोवर ने बैंक से बोला हमें लोन दो, लोन दिया,
फिर उसके बाद में कुछ टाइम तक उसने अच्छे से उसकी पेमेंट की, बट आफ्टर सम टाइम उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। बैंक ने जाके कहा कि प्लीज़ आप लोन पे कर दी वो उसकी प्री पेमेंट कीजिए दोबारा से। तो बैंक बोरोवर बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बैंक जब नहीं कर सकता है तो वो हमने क्या करा, डिफ़ॉल्ट में काउंट कर दिया। और जब उस लोन की रीपेमेंट नहीं हो पा रही है तो वो अकाउंट हमारा एनपीए में काउंट हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट में काउंट हो गया। जब नॉन परफॉर्मिंग असेट में काउंट हो गया तो बोरोवर ने तो डिफ़ॉल्ट करा और उसको रीपेमेंट नहीं कर पाया तो उसको अकाउंट को एनपीए कर दिया। द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज़ टू इशू नोटिस टू द बोरोवर गिविंग हिम 60 days टू पे हिज ड्यूज। अब क्या होता है कि जो हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एग्जांपल जो बैंक है वो क्या करता है, एक नोटिस भेजता है बोरोवर को और बोलता है कि तुम हमें 60 days देते हो कि आप अपने ड्यूज पे कर दें। ठीक है। इफ द ड्यूज आर नॉट पेड, अगर ड्यूज पेड नहीं होती हैं, द एआरसी कैन टेक पोसेशन ऑफ द असेट्स एंड कैन ऑल्सो गिव इट ऑन लीज और सेल इट। जैसा कि पहले एग्जाम्पल दिया था कि बैंक है, बैंक जाता है 60 days का नोटिस देता है, तब भी अगर वो ड्यूज पे नहीं कर पाता है तो एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है, वो बैंक को कांटेक्ट करती है, बैंक से बोलती है कि हम आपके एनपीए को पीए में कन्वर्ट करेंगे। तो वो बोलता है किस बेसिस पे, वो उसको शेयर्स या कुछ देता है उसके बेसिस पे। तो एआरसी जाती है और जाके उसका बोरोवर को बोलती है कि आप लोन पेमेंट कीजिए। वो कहता है नहीं कर सकते तो वो उसको डायरेक्टली सीज कर सकती है, क्योंकि उस एआरसी को कोई हार्म नहीं है कि उसको कोई रेपुटेशन बेकार होगी। ठीक है। तो अब क्या करा, उसने उसको सीज कर दिया, बोरोवर ने जिस सिक्योरिटी को दिया था उसको उसने सीज कर दिया। तो बाकी सारे बैंक्स उसको कांटेक्ट ही करेंगे, वही वाली चीज़ है। तो एआरसी जो होता है, जो हमारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बनाई गई, जो कि क्या करती है, उसका पोसेशन लेती है जो भी उसने हमको सिक्योरिटी रखवाया है, या तो उसको लीज पे दे देगी या फिर उसको सेल कर देगी। ओके। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या होता है सरफासी एक्ट में। सरफासी एक्ट में बैंक जो होता है वो बोरोवर बैंक के पास जाता है, लोन लेता है, पेमेंट नहीं कर पाता है तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो उसको कांटेक्ट करती है, 60 days का नोटिस देता है बैंक उसको, किसको, बोरोवर को। अगर वो तब भी पे नहीं कर पाता तो जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो आती है, वो आके उसका जो भी सिक्योरिटी है उसको या तो लीज पे दे देती है या फिर उसको सेल कर देती है। ओके। अब आता है कि सरफासी एक्ट 2002 को की एप्लीकेबिलिटी क्या थी। तो ये जो है ये हमारा इन सब पॉइंट्स पे डील करता है। इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये किस किस चीज़ पे डील करता है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसके रेगुलेशन पे, उसके रजिस्ट्रेशन पे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी, रेगुलेशंस उस पे ये डील करेगा। इट हेल्प इन फैसिलिटेटिंग सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद और विदाउट द बेनिफिट ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। यानी कि ये हेल्प करता है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यानी कि जो भी हमारे फाइनेंशियल असेट है या फिर जो भी मनी है उसको उसकी जो सिक्योरिटाइजेशन है बैंक की, फैसिलिटेट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल असेट है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बैंक को। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बिना बेनिफिट के सिक्योरिटीज की अंडर है, मतलब किसी भी सिक्योरिटी का कोई बेनिफिट नहीं लेता, लेकिन ये बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल असेट जो होते हैं बैंक के उसके अगेंस्ट उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ओके। It also cover the promotion of seamless transferability of financial asset of the by the IRC to acquire financial assets of the banks and financial institutions through the issuance of debentures or bonds or any other security as a debenture। यानी कि ये क्या कराता है कि हमको सीमलेस ट्रांसफरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो भी हमारा फाइनेंशियल असेट होता है एआरसी के द्वारा। एआरसी क्या करती है, वही एआरसी जाती है वो उससे बोरोवर से क्या करती है, उस नॉन परफॉर्मिंग असेट को परफॉर्मिंग असेट में बनाती है, क्योंकि वो उसकी जो सिक्योरिटी होती है उसको क्या कर देता है, वो कर देता है, सेल कर देता है, लीज पर लीज कर देता है, जिससे कि सेल करने से जो भी अमाउंट आती है वो उसको बैंक को मिल जाती है और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसके नॉन परफॉर्मिंग असेट को क्या कर देती है, परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट कर देती है। ओके। इट ऑल्सो होल्ड्स रिलायबल फॉर इंटरेस्टिंग द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू रेज फंड्स बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स टू क्वालिफाइड बायर्स। तो मतलब क्या होता है कि ये एक ट्रस्ट बिल्ड करती है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। क्यों, कैसे, कि जो भी फंड इशू किए जाते हैं, सिक्योरिटी जो भी डिपॉजिट होती है, उस सिक्योर जो भी
मान लो सिक्योरिटी डिपॉजिट की गई है, फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी ज़मीन रखी है, कुछ भी रखी है, उसकी जो भी अमाउंट होती है उसको रेज करता है और एक क्वालिफाइड बायर्स को वो सेल कर देता है। इससे क्या होता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नॉन परफॉर्मिंग असेट को पीए में बना देती है और बैंक को उस पर क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। ओके, ये था इसका एप्लीकेबिलिटी। इट ऑल्सो कवर्स द फैसिलिटेटिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, इट कवर्स द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटाइजेशन ऑफ कंपनी और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि कोई भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड होती है किसके साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह। ठीक है, यानी कि कोई भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जो कि बैंक को फैसिलिटेट करा रही है वो रजिस्टर्ड होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह। It also deal in defining security interest to be any type of security including mortgage, change in movable property given for due prepayment of any financial assistance given by any bank of or financial institutions। ठीक है, यानी कि ये डील किसके साथ करता है, कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट होना चाहिए, वो चाहे हमारा उसमें हमारे मोर्टेज हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जो कि किसके लिए रखी जाती है, किसके बेसिस पे जो लोन दिया जाता है वो दिया जाता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे या मोर्टेज के बेसिस पे, ताकि लोन की रीपेमेंट हो सके। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोरोवर्स अकाउंट, यानी कि एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन गिवन अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये हेल्प करता है कि हम क्लासिफिकेशन, हेल्प इन द बोरोवर का जो अकाउंट है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन विद डायरेक्शन एज अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि बोरोवर के अकाउंट को क्लासिफाइड किया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो भी डायरेक्शन और जो भी गाइडलाइंस किसके द्वारा दी जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम, तब हम उसके बोरोवर के अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काउंट करते हैं। द ऑफिसर अथोराइज्ड विल एक्सरसाइज द राइट ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन हिज बिहाफ इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो ऑफिसर अथोराइज किए जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर के जो राइट हैं उनको वो एक्सरसाइज करें किसके बिहाफ पे, कि रूल्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बेसिस पे वो ऑफिसर्स अथोराइज किए जाते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर के। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड बी सेफ।